हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, दुनिया के हर देश में करेंसी होती है जिसका यूज सामान खरीदने के लिए किया जाता है। हर देश की करेंसी अलग अलग होती है और इसका अपना अपना नाम और वैल्यू भी देश के हिसाब से ही रखा जाता है। जैसे कि हमारे भारत में लेन देन के लिए जिस करेंसी का यूज होता है उसे रुपया कहते हैं। यूके की करेंसी पाउंड होती है और अमेरिका की करेंसी डॉलर होती है। तो इसी तरह अलग अलग देशों की करेंसी अलग अलग होती है। एंड इसी तरह इंटरनेट में भी एक करेंसी होती है जिसका यूज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और डिजिटली तरीके से उपयोग के लिए किया जाता है, जिसका नाम है बिटकॉइन। इसके बारे में तो आपने जरूर ही सुना होगा क्योंकि बिटकॉइन पिछले कई सालों से काफ़ी चर्चा में है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बिटकॉइन के बारे में बताने वाले हैं कि ये होता क्या है, इसका यूज कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, इस करेंसी की वैल्यू कितनी होती है, बिटकॉइन के बारे में पूरी जानकारी। सो इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो पहले जानते हैं बिटकॉइन का आविष्कार सातोशी नाकामोटो ने साल 2008 में किया था और 2009 में इसे ग्लोबल पेमेंट के रूप में जारी किया गया था और तब से ही इसकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। सबसे पहले तो बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे कि ये बिटकॉइन क्या है, क्योंकि ये हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकती है। बिटकॉइन को हम क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए पहले हम पैसे को समझते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखें तो आपको कोई भी पैसा क्यों देता है, आपको कोई पैसा तभी देता है जब आप उसके बदले में कोई वैल्यू ऐड करते हो या फिर कोई काम करके देते हो। ऑफिस में भी सैलरी तभी मिलती है जब आप कोई काम करते हो या फिर उस कंपनी के लिए कोई वैल्यू ऐड करते हो। एक दुकानदार को भी पैसा तभी मिलता है जब उसके बदले में कोई सामान लेता है। इनफैक्ट हम कहें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखोगे तो आपको पैसा तभी मिलेगा जब आप कोई वैल्यू ऐड करें या उसके बदले में कोई काम करें। एक तरह से मनी इज इक्वल टू वैल्यू। टाइम टू टाइम मनी को अलग अलग चीज़ों से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। पैसे का नॉर्मल मतलब है वैल्यू, यानी अगर किसी ने आपके लिए काम किया तो इसका मतलब है कि उसके काम ने आपके लिए वैल्यू क्रिएट करी। सो जैसे पहले के टाइम में जब करेंसी नहीं थी तो वैल्यू को एक्सचेंज करना बहुत ही अजीब था। अगर आपको मुझसे एप्पल चाहिए और मुझसे आपको राइस चाहिए तो हम दोनों इस एप्पल को राइस को एक्सचेंज कर सकते हैं। हम दोनों खुश होंगे इस डील से क्योंकि हम दोनों की समझ से एक दूसरे को सेम वैल्यू के सामान दिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको मुझसे एप्पल चाहिए ही ना हो, इसका मतलब है हमारी डील नहीं होगी। इस वैल्यू एक्सचेंज को इम्प्रूव करने के लिए नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें गोल्ड एक्सचेंज होने लगा। यानी अब अगर आपको मुझसे एप्पल चाहिए हो तो आप मुझे उस एप्पल के अकॉर्डिंग गोल्ड दे दोगे जिसे मैं कहीं और यूज कर सकता हूँ। ये थोड़ा बेटर सिस्टम था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि गोल्ड कैरी करना मुश्किल था। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करेंसी सिस्टम चलाया गया, यानी हम अपना गोल्ड गवर्नमेंट या अथॉरिटीज़ के पास रख देंगे और उसे गोल्ड के बदले में हमें प्रोमिसरी नोट दिए जाएंगे, यानी कि रुपये नोट्स। तो अब ये गोल्ड के बजाय इस नोट्स को करेंसी करना और भी आसान था और साथ में अब हमें गोल्ड के टुकड़ों को तोड़ने के लिए ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि नोट्स में अलग अलग नंबर लिखे होते हैं जो कि अलग अलग वैल्यू रिप्रेजेंट करते थे। ये सिस्टम ठीक चल ही रहा था कि 15 अगस्त 1971 में एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया गया। डिसीजन ये था कि यूएस के 37 प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने गोल्ड और डॉलर का बॉन्ड तोड़ दिया। इससे पहले तक गवर्नमेंट उतनी ही नोट छाप सकती थी जितना कि गोल्ड उसके पास एक्चुअल में था, लेकिन इस डिसीजन के बाद सब कुछ एकदम से बदल गया। अभी तक हम सबको ये विश्वास था कि हमें जो भी नोट्स दिए जा रहे हैं उतना गोल्ड एक्चुअल में गवर्नमेंट के पास है, यानी हमें गोल्ड में विश्वास था। पर 1971 से हमें सिर्फ गवर्नमेंट पर विश्वास था, पर 1917 से हमें सिर्फ गवर्नमेंट पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि वह एक कागज़ में लिख के दे रहे थे कि इस कागज़ की वैल्यू 2000 रुपये है। अब पिछले कुछ सालों में इन पैसों को इलेक्ट्रॉनिक भी किया गया, यानी हम डिजिटल करेंसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट भी सेम था। हम विश्वास कर रहे हैं गवर्नमेंट में कि वो अगर कह रही है कि हमारे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो एक्चुअल में हम सब उन 1 लाख रुपए का सामान ले सकते हैं। और गवर्नमेंट विश्वास कर रही है अपनी कंप्यूटर्स में कि उसमें कोई एरर नहीं आएगा और उसका हिसाब किताब ठीक चलेगा। अब इस टाइप ऑफ करेंसी में कुछ लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रही थी कि सारा कंट्रोल सेंट्रलाइज है, यानी गवर्नमेंट के पास है। अब कई लोग सोचेंगे कि यार हमें क्या फ़र्क पड़ता है, कंट्रोल कहीं भी हो, लेकिन ये एक्चुअल में इशूज है। गवर्नमेंट जितने चाहे उतने नोट्स बना सकती है जिसमें लिखा हो कि इनकी वैल्यू 2000 रुपये है या 500 रुपये है या 100 रुपये है। अब इमेजिन कीजिए कि एक देश में सिर्फ 10 लोग हैं
और आपने बहुत ही मेहनत करके 1 लाख रुपये कमाए, अब उस देश के गवर्नमेंट सबको 1 लाख रुपये के नोट दे दे तो आपके 1 लाख की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। ये एक्सट्रीम केस एक्चुअल में वेनेजुएला में हुआ है, जहाँ पर गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा नोट छाप दिए थे कि सब नोट्स की वैल्यू ही खत्म हो गई थी। लोग नोट्स को काउंट करने के बजाय उसे वे करने लगे थे, यानी कि तौलने लगे थे। एक टॉयलेट पेपर इतने नोट्स का मिल रहा था, एक पनीर का टुकड़ा इतने नोट्स का मिल रहा था। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि सारी पावर सेंट्रलाइज है गवर्नमेंट के पास और वो हमारे नोट्स को बंद भी कर सकती है और जितने चाहे उतने प्रिंट भी कर सकती है। 2009 तक किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। पावर सेंट्रलाइज से हटा के डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, यानी जैसे इंटरनेट से हुआ था कि अब इंफॉर्मेशन सिर्फ पब्लिक लाइब्रेरी ही कंट्रोल नहीं कर सकती बल्कि ये इंफॉर्मेशन सबके पास होगी। लेकिन 2009 में एक पेपर पब्लिश किया गया जिसके ऑथर थे सातोशी नाकामोटो और उन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया और बिटकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी। आज तक किसी को नहीं पता सातोशी नाकामोटो कौन है। एक इंसान, एक ग्रुप, एक लड़का है, एक लड़की है, कुछ नहीं पता। 2009 से 2011 तक इस नाम से बहुत से पोस्ट इंटरनेट पे छपे, लेकिन 2011 के बाद सातोशी नाकामोटो गायब हो गए, लेकिन बिटकॉइन अभी तक चल रहा है। एनीवेज, सवाल ये है कि सातोशी नाकामोटो ने क्या सॉल्यूशन दिया। करेंसी को मैनेज करने के लिए इन्होंने कहा था कि सबसे पहले तो इसके पास कितने पैसे हैं, यानी कितने बिटकॉइंस हैं। ये इन्फॉर्मेशन एक गवर्नमेंट के सर्वर के पास नहीं बल्कि बहुत सारे सर्वर में होने चाहिए ताकि किसी एक आदमी या एक ऑर्गेनाइजेशन के पास इनका कंट्रोल ना हो। दूसरा पॉइंट ये था कि कोई भी कभी भी सारी ट्रांजैक्शन को देख पाएगा, यानी कि ये तो देख लेगा कि कितने पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख पाएगा किसने किसके पैसे ट्रांसफर किए। फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्लॉकचेन की वेबसाइट में देखो तो आप ये लाइव ट्रांजैक्शन देख सकते हो कि कितने पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, कितने टाइम पर हो रहे हैं और उसकी बिटकॉइन में वैल्यू कितनी है। अगर हम किसी एक लिंक को क्लिक करें तो हम देख सकते हैं कि किसी एक नंबर से दूसरे नंबर में पैसे ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन हम लोगों की आइडेंटिटी नहीं देख सकते कि एक्चुअल में किस इंसान ने इस पैसे को ट्रांसफर किया है। नेक्स्ट 2 बड़े सवाल जो हमारे मन में आ सकते हैं वो ये हैं कि बैंक में हमें पता है कि वो एक क्लोज सिस्टम है, इसीलिए उसे हैक करना मुश्किल है, लेकिन इस ओपन सिस्टम को हैक करना तो आसान होगा। और दूसरा सवाल कि बैंक में तो सारे ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट अपडेट करती है, लेकिन इस सिस्टम में ट्रांजैक्शन को कैसे अपडेट करेगा। ओके, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये सिस्टम हैक ना हो, इसके लिए सातोशी नाकामोटो ने 2 सॉल्यूशन निकाले। एक तो ये कि सारे रिकॉर्ड्स एक साथ बहुत से कंप्यूटर में मेंटेन है, इसीलिए किसी हैकर्स को सिर्फ एक नहीं बल्कि सारे सर्वर को एक साथ अटैक करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी मुश्किल है। दूसरा एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जो सातोशी नाकामोटो ने दिया था वो था कि प्रूफ ऑफ वर्क, यानी मान लीजिए कि अभी आप मुझे एक बिटकॉइन ट्रांसफ़र करते हैं तो उसी वक्त मुझे एक बिटकॉइन नहीं मिलेगा। इसके लिए 2-3 स्टेप होंगे। सबसे पहले तो आपकी ट्रांजैक्शन अनकन्फर्म्ड में चली जाएगी, यानी अभी मुझे अमाउंट नहीं मिला है। सेकेंड, कुछ लोगों को एक पजल सॉल्व करनी पड़ेगी और वो पजल सॉल्व करने के बाद ही हमारी ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड होगी और मुझे एक बिटकॉइन मिलेगा जो आपने मुझे ट्रांसफ़र किया था। अब आप बोलोगे ये पजल क्या बेकार की चीज़ है और कोई हमारे लिए पजल क्यों सॉल्व करेगा। एक्चुअली सातोशी नाकामोटो चाहते थे कि अगर कोई बहुत ही अच्छे लेवल का हैकर आ जाए जो कि एक साथ सारे सर्वर में ट्रांजैक्शन को चेंज करने की हिम्मत रखता हो, तो उसके लिए भी ये काम करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने सोचा कि हर एक ट्रांजैक्शन को अपडेट करने के लिए कुछ टाइम वेस्ट करवाया जाए। जब भी ट्रांजैक्शन अपडेट होगी, इसके लिए उन्होंने आइडिया दिया कि जो भी इंसान इस ट्रांजैक्शन को अपडेट करने के लिए पजल को सॉल्व करेगा उसे बदले में छोटी सी फीस दी जाएगी और वो पजल सॉल्व करने के बाद ट्रांजैक्शन अपडेट होगी या अपग्रेड होगी। और इन लोगों को हम माइनर्स बोलते हैं। माइनर्स वो लोग हैं जो कंप्यूटर को ऑन करके इन पजल्स को सॉल्व करते हैं। एक्चुअली पजल्स माइनर्स को नहीं, कंप्यूटर को ही सॉल्व करनी है और ये माइनिंग हम भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास काफ़ी सारी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर अवेलेबल होनी चाहिए, जैसे कि स्लश पूल, नीश हैच, ऑसम माइनर एटसेट्रा। सो वैसे एक बात और, इस करेंसी का ड्रॉबैक्स ये है कि ये बहुत ही वोलेटाइल है। हमें नहीं पता आज हम इस करेंसी पे 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो वो 1 करोड़ बन जाएगा या फिर 0 बन जाएगा। लेकिन ये भी ट्रू है कि हमें इसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि क्या पता यही फ्यूचर हो। चाइनीज गवर्नमेंट और एलोन मस्क जैसे लोग समझते हैं कि यस दिस कैन बी द फ्यूचर। तो अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उतना ही इन्वेस्ट कीजिए जो आपको पता है कि आप लूज कर सकते हो। बाकी बिटकॉइन से रिलेटेड और भी नॉलेज लेते रहे। अगेन अभी एक बिटकॉइन की वैल्यू करीबन 42 लाख रुपए के करीब है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बिटकॉइन क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इसकी वैल्यू कितनी है,
इन सब के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। सो दोस्तों, इस वीडियो से जुड़े कोई भी परेशानी हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी परेशानी को जल्द से जल्द दूर कर सकें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।